Welcome back to all. So today's lecture on मैग्नेटोस्टेट्स लेक्चर नंबर सेकंड. ओके, और टोटल अपन ईएमटी की बात करें तो लेक्चर नंबर 24. ओके, तो आज अपन सबसे पहले देखेंगे मैग्नेटोस्टेट्स के अंदर, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि जब अपने पास में कोई चार्ज होता है, ओके, तो जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो वहां पे करंट होती है. करंट दो तरह से हो सकती है, ठीक है. अगर वो चार्ज जो है एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करे और एक तुम्हारे पास में एक्सेलरेटेड हो, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहो. ठीक है, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या दोनों में तुम्हारे पास में उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, उसका पाथ किस तरह से होता है ना, वो तुम्हारे पास में किस किस तरह से तुम्हारे पास में मोशन कर सकता है, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. ओके, वहां से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी पूछे हुए हैं, तो वो आपको अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा. ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे. पहले बायो-सावर्ट लॉ देखेंगे, व्हाट इज द बायो-सावर्ट लॉ. ओके, उसके बाद में उसके एप्लीकेशन से, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन से अपन काफी क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैग्नेटोस्टेट्स के. ठीक है, जो कि बहुत आसान है. जस्ट आपको डायरेक्शन देखनी है और दो चार फॉर्मूले याद रखने हैं. आप सारे क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो अपन काफी क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर में. पहले अपन पढ़ेंगे करंट. जैसे अपन ने इलेक्ट्रोस्टेट में तीन तरह के चार्ज डेंसिटी पढ़े थे ना, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके, वैसे ही यहां पे करंट के फॉर्म में तीनों को पढ़ेंगे. ओके, तो वो अपन स्टार्ट करेंगे. उससे पहले तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा 1 जनवरी से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो उसका मैंने कुछ ऑफ भी रखा है फीस, है ना, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो तुम. ओके, तो लास्ट डेट 31 दिसंबर है. तब तक अगर 31 दिसंबर तक आप सबमिट करते हैं तो तुम्हारे पास में जो है 10% ऑफ मिलेगा. बाकी तुम्हारे पास फीस तुम्हें बताई है 21,500 टोटल पेमेंट है नेट का, है ना. लेक्चर सारे आपके पास में 30 जून तक रहेंगे. ओके, 30 जून 2021 तक, 6 महीने तक. ओके, तो लास्ट डे है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है बाद में तुम्हारे पास में 21,500 ही लगेगा. अभी तुम्हारे पास में 10% ऑफ होके 19,350 लगेगा. तो जिसको भी एडमिशन लेना है वो एडमिशन करवाइए. ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स. हेडिंग लिख लीजिए करंट्स. हेडिंग लिख लीजिए करंट्स. करंट्स, ठीक है, तीन तरह की करंट पढ़ेंगे अपन, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम के फॉर्म में. ओके, तो लिख लीजिए यहां पे सबसे पहले करंट्स. ओके, तो लिखिए, देखो करंट आपको पता है क्या होती है, I इज इक्वल टू, पढ़ा होगा तुमने, डी क्यू अपॉन डी टी या क्यू अपॉन टी पढ़ा है. ठीक है, अच्छा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल पढ़ा है क्या, लैम्डा डी एल अपॉन डी टी. ठीक है, ये आपके पास में देखो क्या बना देगा, वेलोसिटी बना देगा क्या. तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, I इज इक्वल टू लैम्डा वी, I इज इक्वल टू लैम्डा वी, I इज इक्वल टू लैम्डा वी. ठीक है, तो लिख लीजिए इसके अंदर लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है आपके पास में, लैम्डा इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी. ओके, लाइन चार्ज डेंसिटी. एंड v क्या है, v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी. कहने का मतलब अगर कोई तुम्हारे पास एक रोड है, ठीक है, जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जो कि मोशन कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से, तो उसमें करंट कितनी होगी, ये उसमें करंट होगी I इज इक्वल टू लैम्डा वी. तो लिख लीजिए इफ एनी लाइन चार्ज लैम्डा, देखिए इफ एनी लाइन चार्ज, इफ एनी line charge lambda moving with v velocity, then moving with v velocity, then current in it will be, लिखिए then current in it will be कितनी होगी भाई, I इज इक्वल टू लैम्डा वी. इसके अंदर करंट कितनी होगी आपके पास में, I इज इक्वल टू लैम्डा वी. ओके, नेक्स्ट लिखिए सरफेस करंट. नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर सरफेस करंट. ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो लिख लीजिए सरफेस करंट. सरफेस करंट लिखिए इसमें इफ, लिखिए इफ ए सरफेस चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, लिखिए इफ ए सरफेस चार्ज, इफ ए सरफेस चार्ज मूविंग with velocity v, then current उस केस में क्या होगा तुम्हारे पास में, k वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा v, k वेक्टर इज इक्वल टू
सिग्मा बी। ठीक है, सिग्मा तुम्हें पता ही है क्या है, के लिखिए सरफेस करंट, के वेक्टर क्या है आपके पास में, सरफेस करंट, सरफेस करंट। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपके पास में क्या होती है, सरफेस करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा क्या है आपके पास में, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये नोट कीजिए एक बार, ये नोट करेंगे एक बार, देखिए तुम्हारे पास मान लो कोई ये सरफेस है, ओके, यहां तुम्हारे पास मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी तुम्हारे पास में है, यहां तुम्हारे पास सरफेस है तो करंट तुम्हारे पास ऐसे ही तो फ्लो होगी, ऐसे, इसके अंदर करंट ऐसे तो फ्लो होगी। ओके, करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये लेंथ तुम्हारे पास, ये लेंथ है मान लो, तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग तो फ्लो हो रही है, मतलब ये सरफेस की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी तो लेंथ है तुम्हारे पास में, ये तो लेंथ है, तो इसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास फ्लो हो रही है। ओके, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इसके अंदर लिख लीजिए, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज, लिखिए इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, लिखिए इफ एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग with velocity v, if any positive charge particle moving with velocity v, then the direction of current will be in the direction of motion q, लिखिए then direction of current will be in the direction of motion q, डायरेक्शन ऑफ मोशन q, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। ओके, तो लिख लीजिए k इज इक्वल टू, लिख लीजिए k इज इक्वल टू, केस में क्या होगा, सिग्मा v या फिर क्या होगा तुम्हारे पास में I अपॉन L परपेंडिकुलर। ठीक है, उस लेंथ के परपेंडिकुलर, इस ये जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर तुम्हारे पास में करंट। कहने का मतलब सरफेस करंट इज करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है ना, तो लिख लीजिए इसके अंदर करंट पर यूनिट लेंथ, लिखिए करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये कहां से आया तुम्हारे पास में, निकाल सकते हो इसको। ठीक है, इसको कैसे निकालोगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए होता है क्या, डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, एरिया। ओके, और वी क्या होता है, वेलोसिटी, डी एल अपॉन डी टी। ओके, तो डी क्यू अपॉन डी टी तो क्या बन गया, आई। ठीक है, एक तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे लेंथ बचेगी, जो लेंथ आती है वो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर लेंथ आती है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में ये सिग्मा लिखा है मैंने ना, टोटल में इससे मल्टीप्लाई करता है, ये क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, के इज इक्वल टू ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ओके, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज सिग्मा, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज वेलोसिटी v, तो सोल्व करोगे तो वही तो आ रहा है तुम्हारे पास में। नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम करंट, नेक्स्ट लिखिए वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट। ठीक है, वॉल्यूम करंट लिखिए, इसके अंदर लिखेंगे भाई वॉल्यूम करंट में, इसको अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं भैया ना, जे से, जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए इफ एनी, लिखिए इफ वॉल्यूम चार्ज रो मूव विद वेलोसिटी v, इफ वॉल्यूम चार्ज रो मूव with velocity v, then volume current is produced, तो उस केस में वॉल्यूम करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, j इज इक्वल टू, j वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू v, v ध्यान रखना v इज द वेलोसिटी। ठीक है, v क्या होता है, वेलोसिटी, या फिर j वेक्टर इज इक्वल टू i अपॉन a परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ए परपेंडिकुलर एरिया है उसका। ओके, ए क्या है तुम्हारे पास में, या फिर ऐसे लिखो परपेंडिकुलर एरिया। ओके, परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, दैट इज तुम्हारे पास में करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आगे जब एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, उनको याद भी रखना है, नोट कर लीजिएगा, उनको याद भी रखना है तुम्हें। ठीक है, अभी मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं बता रखा है मैंने, इनको शॉर्ट नोट्स में अलग से भी लिख लेना। प्रॉपर नोट्स में तो लिखना ही लिखना है, शॉर्ट नोट्स में भी लिखना। अच्छा, ये एरिया परपेंडिकुलर क्यों आया, देखो यहाँ पे बता दूं मैं, यहाँ पे बता देता हूं भैया ना, यहाँ पे बता देता हूं। एरिया परपेंडिकुलर देखो, तुम्हारे पास 3 डायमेंशन होगा, वॉल्यूम पे जाएगा तुम्हारे पास, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बात करूंगा तो ये मैंने क्यूब मान लिया। अब जब करंट फ्लो होगी, मान लो तुम्हारे पास में करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये तुम्हारे पास एक एरिया ही तो बन गया। देखो ये इसमें से होके जाएगी ना, और इस एरिया में परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जब करंट फ्लो होगी तो एरिया में से होके जाएगी, तो इसलिए मैंने एरिया परपेंडिकुलर लिख दिया यहाँ पे। ओके, यहां से भी निकालोगे तो वही आएगा, यहां से भी निकालोगे तो रो क्या होता है, रो होता है तुम्हारे पास में चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज पर सेकेंड तो करंट बन जाएगा, 1 मीटर से वॉल्यूम में कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बचेगा, दैट इज एरिया, तो वही डायमेंशन आएगी। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, डायरेक्ट कॉलेज लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं फोर्सेस के टर्म में। ओके, इन तीनों करंट को, के को, इसको आई को और जे को, तीनों करंट को अपन फोर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपन देखेंगे, चलिए से पहले इसको नोट कीजिए। ओके, हो गया होगा, चलिए ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा, ध्यान रखना, याद रखना है इसको। भाई जिसको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको फिजिक्स छोड़े हुए ही 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन अभी वो तैयारी करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं तो ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं मैग्नेटोस्टेट से बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और भी मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, सभी को देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए कंटिन्यूअस फोर्सेस इन टर्म्स ऑफ, लिखिए हेडिंग लिखिए कंटिन्यूअस forces in terms of three currents। कौन सी करंट, वही करंट, कौन सी, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम। ओके, तो लिखिए इसके अंदर, देखिए आपको पता है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो होता है, पढ़ लिया अपन ने लास्ट लेक्चर में। ओके, चलिए तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी क्यू, यहां पे डी एल अपॉन डी टी, कोई दिक्कत, क्रॉस बी वेक्टर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई दिक्कत। ठीक है, अच्छा यहां तो मैं टोटल फोर्स लिख रहा हूं, यहां मैंने डी क्यू कर दिया तो इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब देखिए यहां से तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन डी टी, डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूं ऐसे, ये क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई, नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट लिखिए, ये क्या है तुम्हारे पास में, दिस इज फोर्स, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये वायर की बात होगी तब आएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, यहां भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, डीएल क्रॉस बी वेक्टर से अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फॉर ए सरफेस करंट, फॉर ए सरफेस करंट, फॉर ए सरफेस करंट मतलब के वेक्टर के फॉर्म में। ओके, कोई बात नहीं, देखो यहां पे एफ इज इक्वल टू क्या लिखा अपन ने, डी क्यू, डी क्यू लिखा ना, यहां पे क्या है, वी क्रॉस बी, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ओके, अब देखिए यहां पे, हाँ जी, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए, यही तो होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डी ए इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, कोई दिक्कत। आगे देखिए, सिग्मा को अंदर ले जाओ, डी ए
सिग्मा वी क्रॉस बी वेक्टर। ओके, हाँ जी, के इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा वी होता है क्या, अभी तो बताया था मैंने। तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर सरफेस के फॉर्म में। ओके, यहां देखिए इसको क्या लिख दूं मैं, के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, के इज इक्वल टू सिग्मा वी होता है ना इंटू डी ए, इंटीग्रेशन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, दिस इज ए फोर्स ऑन सरफेस एलिमेंट, लिख लीजिए, दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए फोर्स ऑन सरफेस एलिमेंट, ऑन सरफेस एलिमेंट having surface current, having surface current के वेक्टर। ठीक है, लिखो सिमिलरली फॉर वॉल्यूम, लिखिए सिमिलरली फॉर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं, तुम्हारे पास वॉल्यूम के लिए आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डीटो इंटीग्रेशन। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, नोट कर लीजिएगा इसको। निकाल सकते हो आप, दिस इज ए फोर्स ऑन ए वॉल्यूम करंट, निकाल भी सकते हो ना, दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए फोर्स ऑन वॉल्यूम करंट। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहां पे डीक्यू की जगह क्या रख देंगे अपन इस बार, रो डीटो। ठीक है, रो कहां चला जाएगा, वी के साथ में, तो रो वी क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, डीटो को उधर ले गए। डीटो का मतलब क्या है भाई, डीटो का मतलब है डीवी, ध्यान रखना, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए यूज में लेते हैं। ओके, तो नोट कीजिए इसको, आपको ध्यान भी रखना है ये। ठीक है, ये सारी फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, काम में आते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे अपन तब काम में आएंगे। ओके, अब इनके दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे बायो-सावर्ट्स लॉ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, मजा आएंगे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, बहुत मजे आने वाले हैं। चलिए नोट कीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। चलिए एक काम करता हूं, मैं इनका कंक्लूजन लिखवा देता हूं, है ना, देखेंगे। लिखेंगे कंक्लूजन। अभी तक जो अपन ने दो टॉपिक पढ़े उनका कंक्लूजन लिख लो। लिखते हैं ना ऐसे अपन, भाई मैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी लिखता हूं, तुम लोग तो सब लिखते हो ना, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर। ओके, लिखिए कंक्लूजन। देखिए इनके कंक्लूजन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आई इज इक्वल टू लैम्डा वी, के इज इक्वल टू सिग्मा वी, जे इज इक्वल टू रो वी। ठीक है, इनको किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनको रटना नहीं है भाई। रटना क्यों नहीं है, क्योंकि पता है जब अपन कोई वायर की बात करेंगे तो करंट आई होगी वहां पे। ठीक है, आई के साथ में लाइन चार्ज डेंसिटी, वायर में लाइन ही है एक तुम्हारे पास में, तो लैम्डा आएगा। सरफेस है तो सरफेस डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी आएगी। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। ओके, ये तो पता ही होगा तुम्हारे पास में सिग्मा क्या है, लैम्डा क्या है, रो क्या है, ये अपन पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टेट्स में। ओके, इलेक्ट्रोस्टेट्स में पढ़ चुके। नेक्स्ट लिख लीजिए, पहला नोट है। सेकंड लिखिए के इज इक्वल टू करंट आई अपॉन एल परपेंडिकुलर। ठीक है, आई अपॉन एल परपेंडिकुलर। लिखिए करंट पर यूनिट लेंथ, लिखिए दिस इज करंट पर यूनिट लेंथ, करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट इज सरफेस करंट, इज सरफेस करंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसी में जे वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई अपॉन एरिया का परपेंडिकुलर। देखिए करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। लिखिए करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट इज वॉल्यूम करंट, इज वॉल्यूम करंट, इज वॉल्यूम करंट। ठीक है, तीसरा नोट लिखिए, फोर्स अगर अपने को किसके फॉर्म में, लाइन चार्ज के फॉर्म में निकालना है, लाइन के फॉर्म में निकालना है, इंटीग्रेशन आई डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अगर सरफेस के फॉर्म में निकालना है तो के वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
डॉट डी ए, एंड अगर वॉल्यूम के फॉर्म में निकालना है इंटीग्रेशन जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू डी टू। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हारे पास में याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीजों आपको याद होनी चाहिए। ये तुम्हारे पास में एक तरह से पूरे का कंक्लूजन है अभी तक जो मैंने पढ़ाया इस लेक्चर के अंदर। ओके, नोट कीजिएगा, फिर अपन इसके दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर अपन बायो सावर्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। पहले इसको नोट कीजिएगा। चलिए, अब तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखिए इसमें क्वेश्चन लिखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन लिखेंगे इफ करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, I is uniformly distributed over a wire of circular cross section, over a wire of circular cross section with radius A, लिखिए find the volume current density J, find volume current डेंसिटी J। ठीक है, आपको J निकालना है। सॉल्यूशन कर ले इसका। देखिए, तुम्हें बोल रहा है करंट कितनी दे रखी है, I दे रखी है। ओके, करंट आपको I दे रखा है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, ऑफ रेडियस A दे रखा है। फॉर एग्जांपल, सिंपली तुम्हारे पास में कोई वायर है जिसको ऐसे मोड़ा गया है, जिसकी रेडियस तुम्हारे पास A है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन तुम्हारे पास में कितना दे रखा है, वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सर्कुलर बना दिया मैंने विद रेडियस A। ठीक है, आपको बोले वॉल्यूम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू कितना होगा भाई, I अपॉन A परपेंडिकुलर। ओके, सरफेस पे ही है तुम्हारे पास में I अपॉन, ठीक है, A परपेंडिकुलर कितना है, इसका एरिया कितना है, पाई A स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस A है, तो ये तुम्हारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लिखिए। ये तो देखो भाई तुम्हारे पास, यहां तो तुम्हारे पास में क्या था, ये कांस्टेंट था। अगर ये तुम्हारे पास में वेरी करता है, स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, तो क्या होगा, लिखिए इफ करंट इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू, लिखिए इफ करंट इन द वायर इज proportional to the distance from the axis to the distance from the axis J is equal to K rho। okay, find the total current, K is a constant, लिखिए find total current। ठीक है, जहां K क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखो अपने आप से, होता है नहीं होता, आसान क्वेश्चन है काफी, करके देखिए। हाँ भाई, क्या आया नहीं आया, कुछ समझ में आया? देखो आपके पास में क्या है, इफ करंट इन द वायर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आपके पास दे रखा है J इज इक्वल टू K रो। कहने का मतलब
कहने का मतलब करंट डेंसिटी जो है वो आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये चेंज होगा ना तुम्हारे पास में। ओके, और आपके पास ये जो के है, के कोई कांस्टेंट है, ये सरफेस करंट नहीं है, कोई कांस्टेंट है। आपको क्या पूछा है? फाइंड टोटल करंट, आपको आई पूछा है ना। तो आई देखो, आपको पता है J इज इक्वल टू कितना होता है? I अपॉन ए परपेंडिकुलर। तो I इज इक्वल टू J डॉट डी ए कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। J डॉट ए होगा, लेकिन डी ए कर दो इंटीग्रेशन में। ओके, ए एरिया परपेंडिकुलर। अच्छा, आपके पास कोई वायर है, ठीक है। तो वायर की जब मैं बात करूं, उसमें करंट कैसे फ्लो होगी तुम्हारे पास में? ऐसे फ्लो होगी। और जनरली इसका जो शेप होता है, वायर ओनली वायर आ जाए, इसका मतलब इसका शेप कैसा लेंगे अपन? सिलेंड्रिकल। इसका तुम्हारे पास शेप कैसे लेंगे? सिलेंड्रिकल शेप लेंगे। इसका मतलब करंट जो फ्लो हो रही है वो तुम्हारे पास में कहां पे फ्लो हो रही है? जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। तो इसके परपेंडिकुलर एरिया कितना होगा? रो फाई जेड। तीन होते हैं भैया ना सिलेंडर में, रो फाई जेड। तो जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर कौन से होंगे? रो और फाई वाले तो होंगे, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, जे बराबर है के रो इंटू, ठीक है, या तुम्हारे पास के रो इंटू रो कैप, या फिर इतना रहने दो। और ये तुम्हारे पास कितना है? रो डी फाई। समझ में आया कैसे आया तुम्हारे पास में? एक्चुअली देखो, ये जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो एरिया होगा वो लिखा जाएगा डी एस जेड, ठीक है। अगर किसी ने स्टार्टिंग में मेरे 3 लेक्चर देखे हैं ईएमटी के, उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डी एस जेड मैंने क्या लिखा था वहां पे? वो बेसिक लेक्चर थे, क्या लिखा था? H1 H2, ठीक है, DU1 DU2। ओके, तो H1 H2 H3 सिलेंडर में क्या होते हैं? 1 रो 1। ओके, तो 1 रो तो रो हो जाएगा, ठीक है। DU1 मतलब डी रो, DU2 मतलब डी फाई, और DU3 होता तो डी जेड। तो जेड में तो निकालना ही है, तो रो डी फाई आएगा। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे एरिया। ओके, अब देखिए के कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ओके, ये रो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी रो इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, रो की लिमिट 0 से, इसका ए तुम्हारे पास डिस्टेंस देगा भैया ना, रेडियस नहीं दे रखा तुम्हारे पास में, या फिर तुम्हारे पास में रो स्क्वायर डी रो, इसकी रेडियस अपन ए मान लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से कंपेयर करके। वैसे देगा तुम्हें एग्जाम के अंदर। तो के ए क्यूब बाई 3 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा? 2 पाई। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 पाई ए क्यूब इंटू के, दैट इज आई, ठीक है। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 2π/3 के ए क्यूब, 2π/3 के ए क्यूब नोट कीजिएगा। फिर अपन चलते हैं बायो सावर्ट लॉ में। अब ध्यान से सुनिएगा, बायो सावर्ट लॉ बहुत आसान है। पता नहीं बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, या फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। आप देखिएगा पूरा लेक्चर, अपन इतना आसान लेक्चर बना देंगे, आपको ऐसा मन करेगा कि सर और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाओ, है ना। वैसे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखिएगा हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जितने क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। पहले तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, ध्यान से समझेंगे। अगर आप ये यहां पे अच्छे से समझ लिए तो क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहीं पे तुम्हें कंफ्यूजन है तो फिर क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होगा। लिखिए बायो सावर्ट लॉ, लिखिए बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। अब मैं तुम्हें थ्योरी नहीं लिखवाने वाला कि तुम्हारे पास लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर विच हैज द करंट आई। ओके, तुम्हारे पास में लेट अस कंसीडर ए डिस्टेंस आर वेयर पॉइंट पी वेयर वी आर फाउंड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये सब नहीं लिखाने वाला है ना, सिंपल मैं लिखवा रहा हूं इसका फॉर्मूला क्या होता है और तुम्हारे पास में मेन चीज डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ओके, तो तुम्हारे पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है। ओके, इसके अंदर तुम्हारे पास में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसके कारण यहां से तुम्हारे पास में किसी पॉइंट पी के ऊपर तुम्हें क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस आर मान लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बायो सावर्ट लॉ ये बोलता है, ठीक है। कैसे करेंगे, ये बोलता है यहां से यहां तक तुम्हारे पास में एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। इससे कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहां पे निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इससे मैं एक लाइन एलिमेंट लेता हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, डीएल, ठीक है।
यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, dl मान लिया। समझ में आ रहा है, dl इसको मान लिया, ये थीटा एंगल है, ये r डिस्टेंस है, पॉइंट P है। ओके चलिए, तो देखिए तुम्हारे पास में बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है, बायो सावर्ट लॉ बोलता है तुम्हारे पास, लिख लीजिएगा dB इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा dB जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगा तुम्हारे पास में, वैसे तो होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो तुम्हारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, इसके बाद में तुम्हारे पास देखिए I करंट I dl क्लोज r कैप अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द बायो सावर्ट लॉ, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। बायो सावर्ट लॉ ये बोलता है इस करंट, इस वायर में जो करंट I फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा यहाँ पे वो प्रोपोर्शनल टू करंट I के होगा, इस लाइन एलिमेंट के होगा, ठीक है, डिस्टेंस के अपॉन स्क्वायर के होगा और साइन थीटा के होगा, ठीक है। तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर क्रॉस r कैप, क्योंकि इसको ओपन करोगे इसका मोड साइन थीटा, इसका मोड 1 हो जाएगा तो वही आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अच्छा अगर मैं यहां पे तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड B निकालना चाहूं तो वो क्या होगा तुम्हारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके, इंटीग्रेशन I dl क्रॉस r कैप, dl क्रॉस r कैप अपॉन में r स्क्वायर, यही तो होगा तुम्हारे पास, यही होगा भाई, है ना, यही होगा। और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, लिखिए और B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और मैं इसको लिख सकता हूं I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, लिख सकता हूं क्या, या किसी को क्या कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने r से क्या किया है भाई, यहां से इसको ये बनाने के लिए r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये r क्यूब हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में r वेक्टर बना लेगा। ओके, तो दिस इज द बायो सावर्ट लॉ, ओके, दिस इज द बायो सावर्ट लॉ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सबसे पहले तो ये कहीं पे भी लिख लो, कहीं पे मेरे पास यहां पे जगह है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, लिखो द dl वेक्टर इज ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, लिखिए द dl वेक्टर इज ए वेक्टर the dl vector is a vector along the direction of current flow, along the डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब यह है कि आपके पास में जो dl वेक्टर की डायरेक्शन है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो dl वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्शन ही है। ओके, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी तुम्हारे पास में, डायरेक्शन ऑफ, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस r कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए इसको पॉइंट में P1 नाम दे देता हूं, मान लो अभी तो मैंने यहां पे निकलवाया है, ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका तो क्या है, लिखिए एट पॉइंट P1, ठीक है, P1 पे निकालना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, देखो dl वेक्टर क्रॉस r कैप, ओके, dl वेक्टर का मतलब ये वाली डायरेक्शन, r कैप का मतलब ये वाली डायरेक्शन। ओके, तो मैंने क्या बताया था, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्या करते हैं, पहले वाले की तरफ हाथ को खोलते हैं और दूसरे वाले की तरफ को मोड़ते हैं, तो ऊपर देखो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, पहले dl आ रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी, कैसे भी जा सकता हूं, लेकिन मोड़ना किधर है, r कैप इसकी तरफ। ओके, तो आज इधर मोड़ूंगा ना, ऐसे ले जाऊंगा, इधर मोड़ दूंगा, कहां आ रही है तुम्हारे पास, अंगूठा कहां आ रहा है, अंदर की तरफ, ऐसे खोला, देखिए ऐसे खोला मैंने, ऐसे मोड़ दिया अंदर की तरफ। एक चीज हो, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये वाला उल्टा हाथ काम में लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुम ऐसे करते हो तो बाहर की तरफ, हमेशा दिस इज द राइट हैंडेड रूल, ठीक है, कि हमेशा सीधे हाथ से करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे खोलेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। तो एट पॉइंट P1 क्या लिख दूं मैं, इसका मतलब क्या है, इनसाइड, ठीक है। अब मैं क्या बात करूं, इनसाइड कर लो या इनसाइड लिख लो इसको, या फिर इनटू द पेज,
इनटू दी पेज, पेज के अंदर, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास में अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, P2 नाम दे दो इसको, P2 नाम दे देता हूं भाई। यहां पे अगर निकालना चाहता हूं यानी कि एट पॉइंट P2, ठीक है। तो देखिए इस बार तुम्हारे पास में आर कैप की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी तरफ हाथ को खोलेंगे, ऊपर की तरफ सीधा हाथ ही काम में लेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसे थोड़ी खोल लूंगा, मुझे इधर नहीं जाना, मुझे इधर जाना है, इधर निकालना है। तो सीधा डीएल वेक्टर की तरफ खोलो, इधर मोड़ो, तो किधर आ गया तुम्हारे पास, बाहर की तरफ। ओके, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये लीजिए, इसका मतलब क्या है, आउटसाइड, मतलब आउट द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। दिख तो रहा है ना तुम्हें इसमें, आउट ऑफ द पेज। ओके, ठीक है, थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूं आउटसाइड मतलब आउट ऑफ द पेज, लिख लेना इसको, ठीक है। ये तुम्हारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन को, अगर तुम्हारे पास वायर है, सुन लेना, अगर तुम्हारे पास, एक तो ये तरीका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारे पास में, अगर तुम्हारे पास वायर है तो तुम्हें क्या करना है, अपने अंगूठे को वायर की डायरेक्शन में, ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन में। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने ऐसे खोला हाथ को, ठीक है। किधर निकालना है, इधर निकालना है। तो देखो करंट की तरफ डायरेक्शन अंगूठा खोलेंगे, तो ये जो मुड़ी हुई उंगली, अपनी जो फिंगर्स है जो मुड़ी हुई है, देखो ऐसे तो खोलूंगा मैं, इधर निकालना है, ऐसे तो खोलूंगा, तो अंदर की तरफ जा रही है ना, अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब इनसाइड हो गया। यहां पे देखो, अब मेरे को इधर निकालना है या इधर निकालना है, इधर निकालना है। तो देखिए करंट की तरफ खोला मैंने, इधर तुम्हारे पास, अब ऐसी तो होगा तुम्हारे पास, ये बाहर की तरफ आ रही है मुड़ी हुई उंगली, जिसको अपन क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ, ठीक है। ये दो तरीके हैं। ऐसे अगर तुम्हारे पास में सिलेंड्रिकल शेप आ जाता है, मान लो ये शेप आ गया, ठीक है, ये शेप आ गया, तो इसके लिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे तुम्हारे पास में, सुन लेना, सीख लेना, फिर बार बार नहीं पूछना है आपको, अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करंट तुम्हारे पास कैसे फ्लो हो रही है, करंट तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो अपन क्या करेंगे, इस तरह के लिए क्या करेंगे, अपनी जो अंगुलियां हैं उनको मोड़ेंगे करंट की तरफ। अब अंगूठा तो नहीं बता सकते ना, अंगूठा कैसे बताओगे ऐसे शेप के लिए, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियों को मोड़ दो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो अंगुली को तो ऐसे ही तो मोड़ेंगे, तो देखो अंगूठा कहां आ रहा है तुम्हारे पास, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसा है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो करंट इस पर ऐसे फ्लो हो रही है, तो अपनी अंगुलियों को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ही तो घुमाएंगे, यहां से ऐसे ही, ऐसे थोड़ी आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा कहां है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ये नोट हो गया। अब लिखेंगे इसका एप्लीकेशन, लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, लिखिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, आपको नोट करने हैं। ओके, देखिए तुम्हारे पास, लिखिए पहला, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, लिखिए पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। कोई आपके पास ये एक फाइनाइट वायर है, ओके, ये आपके पास में कोई वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, ठीक है। फाइनाइट वायर का मतलब है जिसकी लेंथ फाइनाइट है, ओके। यहां से तुम्हें इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस डी पे, पॉइंट पी है, यहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये लीजिए, ठीक है, इसको मैं एंगल θ1 मान लेता हूं, इसको मैं एंगल θ2 मान लेता हूं। तो डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आएगा, लिख लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, काफी क्वेश्चन अपन इससे सोल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, ध्यान रखना, ये करंट कैरिंग वायर है भाई, ओके, फाइनाइट वायर है, लेकिन इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तुम्हारे पास पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। तो D क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड,
ओके, तो ये तुम्हारे पास एक डिस्टेंस है, दिस इज θ1 θ2, ठीक है। और अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे तुम्हें वायर दे दे, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यहां पे तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल में कितना मान लेता हूं, ये डिस्टेंस d है, ये एंगल में θ1 मान लेता हूं, दिस इज θ2, ठीक है। तो वही फॉर्मूला होगा, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये भी तो वायर फाइनाइट वायर हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है। और लिखो, लिखवाऊं क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, चलो लिखवा देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये डी डिस्टेंस है, अगर तुम्हें ये वाला एंगल दे दे, ये मान लेता हूं मैं, अभी तो मैंने क्या लिया था θ1 θ2, अब मैं अल्फा बीटा ये वाले एंगल लेता हूं, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ओके, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप एक काम करना, अगर कंफ्यूजन आपको लगता है ना तो इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला θ1 θ2 वाला, ठीक है। नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ओके। ये तुम्हारे पास फाइनाइट वायर था, अगर मेरे पास में इनफाइनाइट वायर हो तो क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे रटते हैं उसको, अपन अभी देखेंगे ध्यान से, ओके। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए भाई, हो गया एप्लीकेशन। अच्छा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा इसको, है ना, प्रूफ अपने काम में नहीं आएगा, ओके, प्रूफ काम में नहीं आएगा तो मैं नहीं कर रहा प्रूफ इसको, ठीक है। जिसको प्रूफ देखना है छोटी क्लासों की बुक में देख लो, 11th 12th में भी मिल जाएगा, ओके, बीएससी की बुक्स में, ग्रेजुएशन की बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ओके। इसके एप्लीकेशन ही काम में आएंगे तुम्हारे पास में, इसके जो एप्लीकेशन है वो ही काम में आएंगे, और कुछ ज्यादा काम में नहीं आएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं इसमें भाई, आगे देखते हैं। चलिए, इसमें अपना एप्लीकेशन चल रहा था, ओके। अब देखते हैं इसमें ध्यान से, अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, लिखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वायर को इनफाइनाइट ले लिया, ओके, वायर को इनफाइनाइट ले लिया। अब देखो, तुमने देखा होगा ऐसा जनरली, जब मैं वायर इनफाइनाइट ले लूंगा तो मेरे पास में θ1 भी π/2 हो जाएगा, एंड θ2 भी मेरे पास में कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये वायर मैंने क्या ले लिया, इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें यहां पे मत करो, इनफाइनाइट ले लिया, तो मेरे पास दोनों π/2 आ जाएंगे, ओके। चलिए, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, एक्चुअली मैं डायग्राम बना देता हूं आपको यहां पे, ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट वायर है, इसके डी डिस्टेंस पे निकालना है तुम्हें, ठीक है। पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 साइन π/2 प्लस साइन π/2, 1 1 1 प्लस 1, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। रिमेंबर, रिमेंबर, वो तो याद रखना ही रखना है, ये भी रिमेंबर, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कॉलेज लेक्चर में, पीएचडी एंट्रेंस में, बार्क में, गेट में, ठीक है ना, ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये π/2 कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये बता रहा हूं, अभी टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। देखिए, अच्छा मुझे बताइए, जब ये तुम्हारे पास में, ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए, जब तुम्हारे पास ये वाला, ओके, ये तुम्हारे पास में कितने एंगल है, θ1 फाइनाइट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को थोड़ा सा यहां से बड़ा कर देता हूं, यहां पे ले लिया, ठीक है। तो ये अब कितना एंगल बनाएगा तुम्हारे पास में, देखिए कितना एंगल बनाएगा, इतना एंगल बनाएगा, ठीक है, इतना एंगल बना देगा ना, पहले इतना था, ठीक है, अब ये इतना बनाएगा, और थोड़ा बड़ा ले लेता हूं तो क्या होगा तुम्हारे पास में, थोड़ा सही से बनाते हैं इसको तभी समझ में आएगा, समझना है तुम्हें ध्यान से। देखिए, ये लीजिए, यहां डी डिस्टेंस पे मैंने ये ले लिया, ये मेरे पास में θ1 था, पहले ये था θ1,
ये मेरे पास θ2 था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वायर को बढ़ा दिया, आपको तो इनफाइनाइट करना है, तो जब मैं बढ़ा दूंगा तो तुम्हारे पास में एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, ठीक है, अब एंगल कितना हो गया, ये हो गया भाई, ये एंगल हो गया, ठीक है ना। अब उसको और बढ़ा दूं मैं तो एंगल कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये देखो और हो गया ऐसे। तो ऐसे जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो देखो ये हो गया एंगल, और तब तुम्हारे पास इनफाइनाइट होगा तो एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा। जब इनफाइनाइट होगा और आगे तक जाता जाएगा, देखो एंगल बढ़ रहा है ना तुम्हारे पास में, तो ये π/2 हो जाएगा। सेम डिट्टो बिल्कुल तुम्हारे पास नीचे की तरफ होगा, ये देखो एंगल बढ़ गया, ये देखो और एंगल बढ़ गया। ऐसे जब इनफाइनाइट होगा तुम्हारे पास में तो बिल्कुल तुम्हारे पास ये आ जाएगा 90 डिग्री, तो वही मैंने π/2 लिया है। ओके, चलिए नोट कीजिएगा इसको, फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। पहले इसको नोट कीजिएगा। अभी तो मैंने क्या किया, फाइनाइट वायर, अब मैंने क्या किया, इनफाइनाइट वायर। अब मैं क्या लूंगा, उसका एक एंड इनफाइनाइट हो। ओके, अभी तो क्या किया, एक तो फाइनाइट था, एक इनफाइनाइट, मतलब उसको बीच में से पकड़ लिया, मुझे नहीं पता उसका एक एंड कहां है दूसरा एंड कहां है, दोनों इनफाइनाइट जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसका एक एंड तो मेरे पास पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरा तुम्हारे पास लंबा इतना है, दूसरा एंड पकड़ में नहीं आ रहा, इनफाइनाइट है। वो वाला केस अपन यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। पहले मैं इसको मिटा दूं एक बार, देखिए, लिखेंगे तीसरा एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड ऑफ वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर। ओके, कहने का मतलब, डायग्राम बना दो मैं यहां पे, ये है, इससे d डिस्टेंस पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये तुम्हारे पास में कहां जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई, ऐसे, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है तुम्हारे पास में ये। दिस इज वन एंड फाइनाइट है ना, दिस इज I, करंट I है। ओके, तो इस केस में देखिए, इस केस में, हाँ भाई, अगर तुम्हारे पास ये पॉइंट यहां होता तो ये तो कितना एंगल हो जाता, ये वाला ऊपर वाला एंगल θ1 कितना हो जाएगा, π/2, और θ2 समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, ये θ2 पहले यहां पे था ना, अब इसको हटा के इसको तो मिटा दो ना, ये कर दिया ये, तो θ2 कितना हो गया, जीरो एंगल हो गया क्या, 0 डिग्री, यहीं पे ले आए, 0 डिग्री हो गया, तो लिखिए θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना। अरे ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये तो π/2 हो ही जाएगा, बताया था भी मैंने। अब ये पहले यहां पे था, जो कि एक एंड, इस एक एंड से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो θ2 कम होता होता कितना हो जाएगा, इसी लाइन के ऊपर हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया तुम्हारे पास में, μ0I/4πd sin π/2 प्लस साइन 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो बी वेक्टर कितना हो गया, μ0I/4πd। नोट कर लीजिएगा, पूछे हुए हैं क्वेश्चंस ये सारे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अभी तो अपन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे आगे चलेंगे एडवांस की तरफ पढ़ेंगे, है ना, बड़े बड़े डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक लिखिए, नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन लिखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे आपको याद रखने हैं भाई, याद सारे तो क्या, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपको याद है तो आप ये दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। लिखिए, थर्ड लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ओके, जैसे तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मान लीजिए ये कोई सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। ओके, ये तुम्हारे पास सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं, ये आर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है, मैं इसको मिलाता नहीं हूं भाई, ये लीजिए, तुम्हारे पास ओनली इतना सा आर्क है, ठीक है, जो कि कितना एंगल बना रहा है, सेंटर, ये सेंटर ओ है, इससे अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है, इसकी रेडियस में मान लेता हूं, सर्कुलर है ना, तो इसकी रेडियस में आर मान लेता हूं, ठीक है, कैपिटल आर मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल आर मान लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सेंटर के ऊपर, सेंटर के ना, ये करंट कैरिंग है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। ओके, तो लिखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, लिखिए म्यू नॉट अपॉन, सेम होगा, देखो देखो याद करने का तरीका, बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ के ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वहां पे कितना था भाई 4 पाई, वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी थी, यहां पे रेडियस आर है, 4 पाई आर, वहां पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 था, यहां पे डायरेक्ट कर दो अल्फा, जो भी ये एंगल बनाएगा दैट इज अल्फा, ठीक है, ध्यान रखना ये एंगल, ये वाला एंगल है, मतलब इसको इससे मिला देंगे ना, तो ये वाला, ये जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, लिखिए यहां पे अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय आर एट सेंटर, लिखिए अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय आर एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। ओके, लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसका केस लिखिए, केस फर्स्ट, इसका केस फर्स्ट लिखिए, फॉर फुल सर्किल, लिखिए फॉर फुल सर्किल, पूरा सर्किल बन जाए, उस केस में अल्फा कितना बनेगा भाई, जब पूरा सर्किल बन जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा ना, अल्फा बराबर 2 पाई हो जाएगा, पूरा सर्किल बनेगा तो अल्फा बराबर 2 पाई हो जाएगा, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, ये कैंसिल आउट, 2 बच गया, पाई से पाई कैंसिल, तो बी वेक्टर कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर वायर एट सेंटर ओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, पढ़ा होगा भाई तुमने छोटी क्लासों के अंदर है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इसका एक और तरीका देखेंगे अभी अपन, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये तो याद रखना ही रखना है, ये तो ऑलवेज रिमेंबर करना ही करना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है, डायरेक्ट काम में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए फॉर सेमी सर्कुलर वायर, केस सेकंड लिखिए फॉर सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर बी वेक्टर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, ठीक है, सेमी सर्कुलर का मतलब, देखो सर्कुलर का मतलब हो गया ये, ठीक है, मान लो इसमें, अच्छा एक चीज और देखो, इधर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अंगुलियों को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन भी साथ में लिखो, अंदर की तरफ, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, इसमें देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे तो अंगुलियों को घुमाएंगे, ये घुमा दिया मैंने, बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन क्या लिखोगे, बाहर की तरफ। यहां पे देखो, यहां पे एक और ले लेता हूं मैं, सेमी सर्कुलर वायर, ये लीजिए, ये ले लिया, ये सेंटर पे निकालना है, ठीक है, तो ये इसे तो ऐसे मिलाएंगे, तो एंगल कितना बनाएगा, ये पाई तो बनाएगा। ओके, जब ये एंगल पाई बनाएगा तुम्हारे पास में, और करंट तुम्हारे पास मान लेता हूं मैं ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है मतलब अंदर की तरफ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ठीक है, डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे तो होगा अंदर की तरफ, ये लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट, चले आगे इसमें, देखिए अभी तो मजा आएगा भाई, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, देखिए मतलब ये सारी चीजें यूज में आएंगी आपके पास में,
देखिएगा, चलिए चलते हैं आगे। देखिए मिटा दो इसको, ध्यान से सुनना, अभी और मैं बताऊंगा फॉर्मूले, ध्यान से देखना है, फिर अपन क्वेश्चन में आएंगे, फिर बाद में अपन क्वेश्चंस में आएंगे। चलिए लिखेंगे, अच्छा थर्ड हो गया भैया ना, फोर्थ लिख लो, फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसको भी मिटा देता हूं मैं, ये काम का नहीं है अपने। लिखिए, लिखेंगे लिखिए अलोंग टू लाइन, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू लाइन, अलोंग टू लाइन, ठीक है, उसी लाइन के अलोंग, जो वायर है उसी के अलोंग, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये कोई वायर है, ठीक है, आपको इस वायर से आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस वायर के अलोंग ही तो निकालना है तुम्हें, इस वायर के अलोंग ही तो निकालना है तुमने, ठीक है। तो तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इस केस में, B इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान रखना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है ना, ड्यू टू दी अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन तुम्हारे पास 0 होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आने वाला है भाई, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इसमें करंट तुम्हारे पास में ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे तुम्हारे पास इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब देखिए तुम्हारे पास एक एक चीज अच्छे से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सेकंड थिंग, तुम्हारे पास में विद डायरेक्शन करेंगे अपन, है ना, विद डायरेक्शन करने वाले हैं। चलिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अच्छा जी, इसको मैं नाम दे देता हूं 1, एक तो ये वायर हो गया, एक तुम्हारे पास ये वायर हो गया, एक तुम्हारे पास ये वायर हो गया। ओके, चलिए इसका मैं रेडियस भी बता देता हूं आपको, रेडियस इसका दे रखा है, मान लीजिए इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो आपको कैपिटल R दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड तीनों वायर के कारण निकालूंगा, फिर ऐड होता है सब्सट्रैक्ट होता है, वो डायरेक्शन से देखेंगे। चलिए सबसे पहले ड्यू टू 1, ठीक है, पहला देखो, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे निकालना है, ओ पॉइंट के ऊपर, तो इसके अलोंग हो गया, इसके अलोंग हो गया, तो लिख लीजिए B1 is equal to 0 because magnetic field along the wire कितना होता है, 0 होता है। ओके, सेकंड थर्ड वाला लिख ले, थर्ड वाला लिख लेते हैं, B3 is equal to 0, सेम केस, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास में क्या है, इस वायर, ये वायर के अलोंग ही तो हो गया, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, अलोंग तो हो गया है ना भाई तुम्हारे पास। चलिए चलिए जी आगे देखते हैं। आगे देखेंगे देखिए नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड, है ना, सेकंड मतलब B2 आपको निकालना है। ओके, देखिए B2 आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो मुझे बताइए जरा, ये पूरा आर्क कितना एंगल बना रहा है, यहां सेंटर के ऊपर पाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारे पास में क्या होता है फॉर्मूला, μ0I अपॉन 4πr इंटू अल्फा, अल्फा बराबर क्या है, यहां पे पाई है, तो μ0I अपॉन 4πr इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो B2 वेक्टर कितना हो गया, μ0I अपॉन 4r, ठीक है। डायरेक्शन इसकी वजह से नहीं निकालेंगे, 0 आ रहा है, इसकी वजह से नहीं निकालेंगे, 0 आ रहा है, इसकी वजह से निकालेंगे, ऐसे घुमा दो, सर्कुलर वायर है तो अंदर की तरफ डायरेक्शन है। ओके, तो ये तुम्हारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कीजिएगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह तो नोट कीजिए पहले। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड। ओके, एग्जांपल सेकंड वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, देखिए फाइंड
मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बना लीजिए डायग्राम। यहां तुम्हारे पास O है, ठीक है, ये लिख लीजिए। ओके, ये लीजिए, ये बना लो भाई। ओके, ये तुम बना लो, ये लीजिए, ये तुम्हारे पास हो गया। ठीक है, करंट तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है, ऐसे तुम्हारे पास निकल रही है। ठीक है, ये आपको दे रखा है पाई बाई 3। ठीक है, ये आपको दे रखा है पाई बाई 3। आपको ओ बिंदु पर, सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं भाई, देखिए यहां पे ध्यान से। सॉल्यूशन, बी वेक्टर कितना होता है सेंटर पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, 4 पाई आर। ठीक है, 4 पाई आर अल्फा। ओके, अच्छा जी, एक चीज तुम्हारे पास देखिए एक बार, एक तो मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 नाम दे देता हूं। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड 1 के कारण निकालूंगा तो कितना आएगा, 0। 3 के कारण निकालूंगा तो 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलोंग दी वायर है ना, इसी वायर के अलोंग ही तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, इसी वायर के अलोंग ही तो पूछ रहा है, 0 हो जाएगा। इसके कारण देखते हैं, इसके कारण। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, सीधा इसको पाई बाई 3 रख देते हैं, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। ओके, क्यों? तुम्हें तो क्या देखना है, ये जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा है, अपने को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, तो क्या करें, टोटल कितना होता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यही तो होगा तुम्हारे पास में। अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 5 पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, 5 म्यू नॉट आई अपॉन 12r, that is magnetic field at center O due to this diagram. ओके, नोट कीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हें ध्यान से देखना होगा क्वेश्चंस को, तुम्हें क्वेश्चंस को ध्यान से देखना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन तो बताओगे ना, डायरेक्शन इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से देखेंगे, ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। ओके, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम्पल 3, तीसरा क्वेश्चन करते हैं भाई अपन। ओके, बना लीजिए डायग्राम। ऐसे कर लीजिएगा, देखो। ओके, एक तो ये बना लीजिए, ये लीजिए, ये बना लो भाई। ठीक है, यहां सेंटर O है, ये डिस्टेंस A है, और ये डिस्टेंस आपके पास B है। दो सेमी सर्कुलर आर्क दे रखे हैं, एक A रेडियस का, सेकंड B रेडियस का। ओके, तुम्हारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये लीजिए, ये लीजिए, तुम्हारे पास ये करंट फ्लो हो रही है भाई। ओके, ये करंट फ्लो हो रही है, आपको सेंटर लिखे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं, एक एग्जाम में नहीं, 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं 2, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 3 4 भी है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखते हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 and 4 क्या होगा, ये वायर के अलोंग ही है, वायर के अलोंग ही है तुम्हारे पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड B3 B4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, नाउ ड्यू टू किसके कारण,
1 के कारण निकाल लू मैं, B1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, इसके कारण इसकी डिस्टेंस कितनी है a, वहां पे अपन r लेते थे, उसकी रेडियस r होती थी, यहां पे a है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, पाई एंगल तो बनाएगा, सेमी सर्कुलर है, पाई से पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ध्यान से देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है इसके अंदर, ऐसे ऐसे हो रही है अंदर की तरफ, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मैं ब्लैक से बता देता हूं अलग से, अंदर की तरफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन के बिना क्वेश्चन नहीं होगा सही से सोल्व, क्योंकि ऑप्शन में जो होगा वो डायरेक्शन के बिना अगर तुम देखोगे तो वो ऑप्शन भी होगा। चलिए जी, नाउ लेकिन नाउ ड्यू टू कौन सा वायर, 2 सेकेंड वायर के कारण, देखिए B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, हाँ जी डिस्टेंस B है, एंगल ये भी पाई बनाएगा, एंगल ये भी पाई बनाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4B। डायरेक्शन इसमें देखो सेकंड वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो बाहर की तरफ हुआ ना, ये लीजिए बाहर की तरफ, ये लीजिए, तो अपने को तो क्या बताना है, कहां पे बताना है, अलग अलग थोड़ी बताना है, अपने को तो सेंटर पे बताना है। लिखिए लिखिए सो लिखिए सो एट सेंटर, ठीक है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो सेंटर पे B वेक्टर इज इक्वल टू B1 वेक्टर, ठीक है, प्लस B2 वेक्टर। अरे सर आपने प्लस क्यों कर दिया, बिल्कुल, एक तो तुम्हारे पास अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ है, ये वेक्टर लिया है भाई मैंने, ठीक है, जब वेक्टर हटा दूंगा, अब देखिए ज्यादा कौन सा है तुम्हारे पास, देखिए ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, बी ज्यादा है, तो ज्यादा का भाग लग रहा है, ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इतना तो पता होगा ना। लिखिए यहां पे हेयर B2 इज लेस देन B1, समझ में आ गया, B2 कम क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस है, ज्यादा से डिवाइड हो रहा है, तो ये कम होगा, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन किसकी आएगी भाई, देखो इतना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, इतना बाहर की तरफ, ये कम है, तो रिजल्टेंट अंदर की तरफ आएगी ना, तो इसको मैं पॉजिटिव ले लूं, इसको नेगेटिव ले लूं, और रिजल्टेंट पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव लिया है, इसकी ज्यादा है, तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास लिख लीजिए B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4, ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन ए, ये प्लस का रहेगा, माइनस 1 अपॉन बी, डायरेक्शन रिजल्टेंट अंदर की तरफ, रिजल्टेंट डायरेक्शन अंदर की तरफ। ओके, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं, पहले इसको नोट कीजिए फिर अपन आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये, ओके, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, लिखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर कौन सा, 4 5 जो भी है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जो भी एग्जांपल है आपके पास में, लिखिए डायग्राम बना लीजिए, लिखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, कहने का मतलब सेंटर के ऊपर, ठीक है, सेंटर के ऊपर आपको बताना है, डायग्राम बनाइएगा पहले, डायग्राम बना लीजिएगा, ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, ओके, ये लीजिए, ये आपके पास डायग्राम है, समझना आसान है भाई, आसान है बिल्कुल, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ये सेंटर O है, ठीक है, ये अच्छा, ठीक है,
ठीक है, लगभग सबसे बराबर डिस्टेंस आनी चाहिए भाई इसकी, ठीक है ना, वो देख लेना तुम, ठीक है, उसका कोई खास बात नहीं है। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस ए है, ठीक है, ये ए डिस्टेंस है तुम्हारे पास, और ये तुम्हारे पास डिस्टेंस कितनी है, बी डिस्टेंस है, ठीक है, ये बी डिस्टेंस है। ओके, तो यहां पे तुम्हें क्या करना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट कैसे फ्लो हो रही है वो भी बता देता हूं मैं। करंट तुम्हारे पास ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे तुम्हारे पास करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, कैसे, इसको देखो मैं 1 मान लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, देखिए B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है, आपको पता है ये अलोंग दी वायर है, ठीक है, जहां पे निकालना है उसके अलोंग ही है, तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। ओके, यहां पे निकालना है 0, यहां पे निकालना है 0, ठीक है। नेक्स्ट मैं B2 निकालता हूं भाई, B2 म्यू नॉट I अपॉन 4 डिस्टेंस पाई a, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये इसके साथ पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, ठीक है, दिस इज पाई बाई 2, तो ये कितना होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू रहने दो, डायरेक्शन समझ लोगे तुम, इंटू देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 माइनस पाई 3 पाई बाई 2। ओके, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 म्यू नॉट I अपॉन 8a, 3 म्यू नॉट I अपॉन 8a, दिस इज B2 वेक्टर। ओके, डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, अंगुलियों को अपन ऐसे घुमाएंगे अंदर की तरफ, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट B4 देखेंगे, B4 वेक्टर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई रेडियस b, अल्फा, अल्फा कितना है इसका, पाई बाई 2, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 8b, ठीक है। हाँ जी, इसमें डायरेक्शन तुम्हारे कैसे, ऐसे तो फ्लो हो रहा है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे है, तो ये भी अंदर की तरफ जाएगा। अब दोनों अंदर की तरफ है तो जुड़ेंगे या घटेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 8 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 3 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। देखो भाई मेरे हिसाब से तो यही आएगा, और बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। चलिए नोट कर लीजिए, रिजल्टेंट अंदर की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगी। ओके, चलिए अब इसके अंदर अपन एक दो फॉर्मूले और देखने वाले हैं, ठीक है, 2-3 फॉर्मूले और देखेंगे। जैसे तुम्हारे पास कोई रेगुलर पॉलीगोन दे दिया, ठीक है ना, तुम्हारे पास में क्यूब दे दिया, ओके, रेगुलर पॉलीगोन ही हो गया, क्यूब भी हेक्साडेसिमल, तुम्हारे पास में कोई 6 फेस की क्यूब हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है, तो इस तरह से दे दिया, ट्राइंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास कैसे निकालेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। वो अपन रेगुलर हेक्सागोन दे दिया, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले इस लेक्चर मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये मिटा देता हूं, है ना, ये मिटा देता हूं मैं, लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क, देखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डायग्राम बना लीजिएगा, ओके, ये डायग्राम बना लीजिएगा। सेंटर मैं O मान लेता हूं, डिस्टेंस R मान लेता हूं, ओके, मतलब रेडियस इसके R मान लेता हूं, और यहां पे तुम्हारे पास ये, ठीक है, इसके बिल्कुल यहां से जा रहा है वायर, ओके, इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है, ओके, इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है, और यहां पे भी तुम्हारे पास में करंट I फ्लो हो रही है, और ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट है भाई, है ना, इनफाइनाइट है तुम्हारे पास। तो O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन सेकंड होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन सेकंड होमवर्क लिखेंगे, देखिए ये बना लीजिए, ओके, ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसमें करंट I फ्लो हो रही है,
ये करंट ऐसे आई फ्लो हो रही है इसके अंदर, ठीक है। यहां पॉइंट ओ है आर डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक लिखिए फाइंड, है ना, डिस्टेंस इसकी मान लेता हूं मैं यहां से यहां तक आर है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, मतलब सेंटर है तुम्हारे पास में, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तुम्हारे पास में, है ना, इनफाइनाइट तक। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क। लिखिए क्वेश्चन 3 होमवर्क, ओके। अभी नहीं बनाना है, पहले मुझे बना लेने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये लीजिए, अभी नहीं बनाना है ना, मैंने बोला है अभी नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, देखिए कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, यहां से मिटा देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, ये लीजिए, ओके। ये तुम्हारे पास है, इसको अभी और करना है, अभी रुक जाइए। ये तुम्हारे पास, ये लीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए, ओके, इसको ऐसे बना दीजिए, ये अब बनेगा तुम्हारे पास कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा और सही कर लेना इसको, ये तुम्हारे पास यहां से आएगा थोड़ा सा, ये लीजिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसा डायग्राम है, ओके। यहां पे तुम्हारे पास सेंटर के ऊपर, ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये लीजिए, ओके, सेंटर के ऊपर निकालना है। ये मैं एंगल दे रहा हूं आपको, दिस इज, अच्छा, ये डिस्टेंस आपके पास ए है, ठीक है, और ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये आपके पास बी है, ओके, ये आपके पास बी है, ठीक है। ये जो एंगल है, ये एंगल दिस इज 60 डिग्री, और ये एंगल ये भी कितना है 60 डिग्री, ये सारे ऐसे ही हैं, 60 डिग्री है, ठीक है। वो बी है, ये ए है। आपको सेंटर पे क्या निकालना है भाई, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट की डायरेक्शन लिख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आसान हैं, अभी तक जो अपन ने किया है सब वहीं से क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग नहीं, ये कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखना है जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके काफी क्वेश्चंस, कम से कम 10 क्वेश्चंस और करेंगे अलग अलग तरह के, ठीक है। और भी तुम्हें 2-3 फॉर्मूले और बताऊंगा, अगर तुम वो सब सीख लेते हो तो कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद अपन एम्पियर लॉ वगैरह जो भी है ना, सोलेनोइड वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे अपन, जितने भी हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछना है, ओके। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।